Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. Himanshu, 10th class की सोशल साइंस की पार्ट 3 नागरिक शास्त्र की चैप्टर 1 लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे भारत में जो संपूर्ण रूप से पूरे भारत में जो लोकतंत्र लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को भारत में पूर्ण रूप से लोकतंत्र लागू हो जाता है। लोकतंत्र लागू होने के बाद भारतीय शासक अर्थात भारतीयों के ऊपर लोकतंत्र को बचाने के लिए ढेर सारी चुनौतियां होती हैं, कई चुनौतियां होती हैं। लोकतंत्र को सिर्फ कायम रखने के लिए अर्थात लोकतंत्र को बचाने के लिए कि कहीं दोबारा भारत पर अंग्रेजों का शासन दोबारा न स्थापित हो जाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो जाता है, लागू होने के बाद भी भारतीय लोकतंत्र को कायम रखने अर्थात बनाए रखने के लिए भारतीयों के पास कई चुनौतियां होती हैं कि कहीं दोबारा भारत अंग्रेजों के चंगुल में गुलाम ना हो जाए। इस सारी चुनौतियां होती हैं और पूरे भारतीयों को एक साथ लेकर के चलना, हमें पूरे भारतीयों को एक साथ लेकर के चलना कि कोई राज्य इस लोकतंत्र का विरोध न कर सके, कोई भी राज्य इस लोकतंत्र का विरोध न करे। अगर कोई विरोध करता है तो उसके कारण को समझ करके उसको भी अपने साथ अपने चुनौतियों में लाना भारतीयों का कर्तव्य था। अर्थात भारतीयों के पास ढेर सारी चुनौतियां थी। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और जो देश की राष्ट्रपति, देश की प्रथम नागरिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इन व्यक्तियों के पास देश को संभालने की चुनौतियां थी, अर्थात देश में अपने लोकतंत्र को बचाने की चुनौतियां थी कि आपको लोकतंत्र को बचा करके रखना है, कहीं दोबारा यहाँ पर अंग्रेजों की चंगुल में भारत का लोकतंत्र न चला जाए। अर्थात इसके साथ साथ क्योंकि भारत राजाओं का देश था, कहीं किसी रियासत में कोई स्वतंत्र रियासत का बच्चा जहां पर राजाओं का शासन स्थापित हो जाए वहां लोकतंत्र की कोई वैल्यू न रहे, लोकतंत्र वहां पहुंच ही ना पाए। तो इस सारी चीजों को राजतंत्र को समाप्त करने के लिए सरकार का गठन किया गया कि देश में शासन सिर्फ लोकतंत्र का होगा, देश में एक सरकार चुनी जाएगी, एक शासक होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ये लोकतंत्र है। ये भारतीयों के पास यही चुनौतियां थी। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने चुनौतियां सौंपी गई कि भारत में जितने भी रियासत, जितने भी राजा थे, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री थे, देश की शासन सत्ता थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के राजाओं को भारत में विलय करने के लिए भारत के प्रथम गृहमंत्री, उस समय के गृहमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया कि अब भारत में लोकतंत्र लागू हो गया है, भारत में लोकतंत्र लागू हो गया, अब आपको पूरे भारत को एक करने की आवश्यकता है। अब आप पूरे भारत को एक करके भारत के राजाओं को भारत में विलय कीजिए। अब कोई भी स्वतंत्र रियासत भारत के अंदर नहीं रहेगी, कोई भी स्वतंत्र रियासत भारत के अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय सरकार के पास चुनौती रखी गई कि कभी दोबारा राजाओं के हाथ में भारत न चला जाए, अर्थात अंग्रेजों के हाथ में भारत न चला जाए, अर्थात अन्य किसी विदेशी व्यक्तियों के हाथों में भारत न चला जाए। इसलिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और भारत में पूर्ण रूप से लोकतंत्र लागू किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया गया। भारत के प्रथम गृहमंत्री थे, उनको सौंप दिया गया कि भारत में जो 565 रियासतें हैं, इन रियासतों को भारत में विलय करके वहां पर लोकतंत्र लागू करना ये आपका काम है। तो जो कि 562 रियासतों का भारत में मिले तो आसानी से सब
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया। वहां पर लोकतंत्र लागू हो गया, लेकिन कुछ रियासतें बच गई, जहां पर लोकतंत्र लागू नहीं हो पाया। तब वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना कदम अर्थात अपनी सिक्योरिटी को लेकर के उन्हें कदम उठाना पड़ा हो, भारत में विलय होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं एक स्वतंत्र शासक हूं, मुझे एक स्वतंत्र शासक की तरह छोड़ दीजिए, मैं यही पर शासन करूंगा। लेकिन अपने लोकतंत्र को पूरे भारत में कायम करने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने की चुनौती थी, इसलिए सभी रियासतों को भारत में प्रशासन के बल पर अर्थात सैनिकों के बल पर सभी रियासतों को भारत में विलय किया गया। जैसे भारत में विलय करने से मना करने वाले कुछ राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ रियासतें थी, जैसे पहली रियासत को लेते हैं हम हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत नवाबों के हाथों में, उन्होंने भारत में विलय होने से साफ मना कर दिया कि मैं भारत में विलय नहीं होना चाहता हूं, मैं हैदराबाद पर एक स्वतंत्र शासक की तरह राज करूंगा। लेकिन गृह मंत्री ने पहले उन्हें प्यार से मनाने की कोशिश की कि भारत में विलय होना है, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं भारत में विलय नहीं होना चाहता हूं, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी फोर्सों को लेकर के उनके ऊपर अटैक किया। जब उन्हें पता चला कि हमारे ऊपर भारत सरकार सैनिकों को लेकर के छापा मार रही है, गिरफ्तारी करने के लिए छापा मारा जा रहा है हमारे ऊपर, तब उन्होंने अपनी रियासत को छोड़ करके और हैदराबाद रियासत को छोड़कर पाकिस्तान भाग गए। वो अपने आप को गिरफ्तारी नहीं दी, अर्थात गिरफ्तार नहीं हुए, और रियासत अपने आप आसानी से स्वतंत्र हो गई। उसमें कोई भी किसी तरह का युद्ध, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ी। हैदराबाद रियासत सैनिकों के बल पर, भारतीय सैनिकों के बल पर आसानी से भारत में उसका विलय हो गया। वहां भी हैदराबाद रियासत का भारत में विलय होने के बाद उस रियासत में लोकतंत्र पूर्ण रूप से लागू हो गया, स्वतंत्र हो गई वो रियासत। इसके बाद सेकंड रियासत जो बनती है वो रियासत थी जूनागढ़ की रियासत। जूनागढ़ रियासत, फिर जूनागढ़ समुद्र तटीय, ये भी प्रायद्वीपीय भाग है, ये गुजरात में स्थित है। समुद्र तटीय क्षेत्र था, जहां पर वहां भी एक नवाब का शासन था, नवाब शासन करता था। वहां तो लोकमत बहुमत संग्रह, जनमत संग्रह के बल पर वहां पर चुनाव कराया गया। जूनागढ़ की छोटी सी रियासत थी, तो वहां पर जनमत संग्रह के द्वारा एक चुनाव कराया गया कि कितनी जनता भारत में विलय होना चाहिए और कितनी जनता यह जूनागढ़ नवाब के साथ रहना चाहती है। तो इसका उन दोनों में जन्म संग्रह कराने के बाद जो रिजल्ट आया, जूनागढ़ की 75% जनता भारत के साथ जाना चाहती थी, अर्थात भारतीय लोकतंत्र में विलय होना चाहते थे। वहां की 25% जो जनता थी और नवाब के साथ रहना चाहती थी, तो नवाब वहां से ऑटोमेटिक जन्म संग्रह करा करके वहां का नवाब भी अपने देश अर्थात भारत को छोड़ करके पाकिस्तान भाग गया, और भी रियासत आसानी से स्वतंत्र हो गई। जो तीसरी रियासत बसती है वो जम्मू कश्मीर बसती है, जो कि भी मैंने पहले बताया कि 562 रियासतों का विलय हो चुका था। आसानी से 3 रियासतें थी जो भारत में विलय होने से मना कर रही थी, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री अर्थात भारतीय राजनीति के पास चुनौतियां थी कि भारत में लोकतंत्र लागू हो गया है, भारत में अब कोई भी स्वतंत्र रियासत नहीं रखी जाएगी, इसलिए सबसे पहले रियासतों को मिलाने का कार्य किया गया। तो इसके बाद जो तीसरी समस्या थी वो जम्मू कश्मीर की रियासत से थी। जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई तैयार हुए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर की रियासत की कमान स्वयं प्रधानमंत्री अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं इसका विलय कर लूंगा, आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको रहने दीजिए, मैं इसका विलय कर लूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए वो रियासत आज स्वतंत्र रियासत बने रही। जो आज जम्मू और कश्मीर का विवाद पाकिस्तान से बना रहा, वहीं पे वहां के शासक राजा हरि सिंह थे, उन्हें स्वतंत्र
अटैक किया, तब उन्हें लगा कि हमारी कश्मीर को पाकिस्तानी छीन लेंगे। तब आकर के वो अपनी भारत में आकर के शरण ली, भारत से सहयोग मांगा कि जम्मू कश्मीर को बचा लेंगे, जम्मू कश्मीर को हम भारत में विलय करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने कुछ हिस्से को राजा हरि सिंह से अपने कब्जे में कर लिया, उनसे युद्ध करके छीन लिया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। लेकिन जब 1950 में उसको स्वतंत्र रियासत छोड़ा गया था, 1950 के बाद भी जब वहाँ के राजा ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए तैयार हुए राजा हरि सिंह, फिर भी भारतीय सरकार ने उन्हें स्वतंत्र रियासत का दर्जा दे दिया कि आप स्वतंत्र शासक की तरह शासन करिए। अगर कभी भी आपको कोई आवश्यकता पड़ती है हमारी फोर्स की, हमारी सेनाओं को, तब हम भारत से फोर्सेस भेज देंगे, इसलिए वह जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रियासत के रूप में छोड़ दिया गया। इसलिए आज आए दिन वहां पर विवाद बना रहा। ये सारी चुनौतियां लोकतंत्र की चुनौतियां भारत को बचाने के लिए, भारत को गणतंत्र लागू करने के लिए पूरे भारत में, इसलिए भारतीयों के पास ये सारी चुनौतियां थी। भारतीयों के पास सारी चुनौतियां थी कि पूरे भारत में लोकतंत्र को लागू किया जाए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वर्तमान में लोकतंत्र विश्व में शासन का एक प्रमुख स्वरूप बन चुका है। वर्तमान में लोकतंत्र विश्व में शासन का एक स्वरूप बन चुका है, विश्व में शासन का एक प्रमुख स्वरूप बन चुका है। अब इसके सम्मुख लोकतंत्र के सम्मुख ना कोई गंभीर चुनौती है, ना ही कोई शासन। लोकतंत्र के सम्मुख ना कोई गंभीर चुनौती है, ना ही कोई शासन, ना ही कोई दूसरी प्रतिद्वंदी प्रणाली है, ना ही कोई दूसरी प्रतिद्वंदी, क्योंकि पूरे भारत में पूर्ण रूप से लोकतंत्र लागू हो गया है। इसलिए ना ही कोई शासन की प्रतिद्वंदी अर्थात विरोधी प्रणाली है। इसके बावजूद लोकतंत्र में जितनी संभावनाएं हैं, इसके बावजूद लोकतंत्र में जितनी भी संभावनाएं हैं, कहीं भी उसका संपूर्ण लाभ नहीं उठाया गया। इस प्रकार इसके बावजूद लोकतंत्र में जितनी भी संभावनाएं हैं, उसका संपूर्ण लाभ नहीं उठाया गया। कहीं भी उसका संभावनाओं का कहीं भी उसका संपूर्ण लाभ नहीं उठाया गया। वस्तुतः इस व्यवस्था के सम्मुख कई गंभीर चुनौतियां अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न हैं। ये जो चुनौतियां हैं अलग अलग देशों में, सारी चुनौतियां भिन्न भिन्न हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है बुनियादी चुनौतियां। अब हम चर्चा करेंगे बुनियादी चुनौतियां। बुनियादी चुनौतियां क्या थी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे विश्व के लगभग एक चौथाई देश में, विश्व के लगभग एक चौथाई भाग में लोकतांत्रिक शासन, विश्व के लगभग एक चौथाई भाग में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। विश्व के लगभग एक चौथाई भाग में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इन देशों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही कठिन चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही कठिन चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए आवश्यक बुनियादी आधारभूत माहौल बनाने की चुनौती। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाने, लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए
लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए बुनियादी आधारभूत माहौल बनाने की चुनौती है। पहले बुनियादी आधारभूत, किसी भी राष्ट्र और देश में पहले बुनियादी आधारभूत लोकतंत्र सरकार बनाने की चुनौती है। इसके वर्तमान में गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इसके वर्तमान में गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सत्ता से हटाने, सत्ता पर से सेना का नियंत्रण को समाप्त करने और संप्रभुता शासन संपन्न व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती है। इसके वर्तमान में गैर लोकतांत्रिक, इसके वर्तमान में जहां पर गैर लोकतांत्रिक, जहां पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है, वहां से सेना को हटाने, वहां से लोकतांत्रिक व्यवस्था को सत्ता से हटाने, वहां से गैर लोकतांत्रिक, जहां पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है, उस व्यवस्था को हटाने, सत्ता पर से सेना के नियंत्रण को समाप्त करना, सत्ता पर से जो राजाओं का शासन है उन राजाओं के शासन को समाप्त करना, उन राजाओं के शासन को समाप्त करना और संप्रभुता संपन्न व्यवस्था स्थापित करना एक गंभीर चुनौती है, एक गंभीर चुनौती है। थैंक यू क्लास। इसकी आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।